अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड यानी कि VB.NET के अंतर्गत जो यूनिट थर्ड है उसमें हमको देखने को मिल जाता है VB.NET के कंट्रोल एंड फंक्शन। कंट्रोल मतलब जो हमने देखे ना अभी सारे कंट्रोल्स, टेक्स्ट बॉक्स है या सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन हल कराता हूँ जिसका नाम है ID। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जो पहले भी मैंने बता दिया है इंपॉर्टेंट। ID का मतलब हो जाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसका उपयोग करके हम एक अच्छा प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं IDE। ठीक है, तो VB.NET के अंतर्गत IDE को हम देखते हैं, तो IDE में हमको देखने को मिल जाता है ये सारी चीज़ें। देखिए ध्यान से, तो इन सब चीज़ों को हम एक एक करके यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऊपर से मीनू बार की। तो मीनू बार जो होते हैं VB.NET में विभिन्न ऑप्शन के कलेक्शन होते हैं जिनकी सहायता से हम बहुत सारा काम करते हैं। दूसरी जो होती है टूल बार, जिसमें हम प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं या फिर रन कर सकते हैं। मतलब बेसिक बेसिक काम हमारे पास में यहाँ होते हैं जो कि मीनू बार की श्रेणी में, मतलब टूल बार की श्रेणी में जाते हैं, जो ज़्यादातर उपयोग होते हैं। नेक्स्ट होता है टूल बॉक्स। तो जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ उनका आप विंडो बना दीजिए ID के अंतर्गत और ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा आंसर। यहाँ टूल बॉक्स की बात करें तो टूल बॉक्स का काम होता है जो भी हम डिज़ाइन करना चाहते हैं उसके सारे कंट्रोल्स टूल बॉक्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि बटन है, चेक बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है। ठीक है, इसके अलावा रिच टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, सारी चीज़ें। इसके अंदर और चीज़ें भी होती है, जैसे आप कोलैप्स एक्सपेंड कर सकते हो। अब फॉर्म डिज़ाइनर। फॉर्म डिज़ाइनर क्या होता है, जो चीज़ें हमको यहाँ पे मेन एक प्रकार से यूज़र के द्वारा इनपुट कराना है या फिर यूज़र को दिखाना है, तो ये यूज़र इंटरफेस है। मेन यूज़र इंटरफेस क्या होता है, फॉर्म डिज़ाइनर, जिसके थ्रू हम सारी चीज़ें दिखाते हैं यूज़र को। इसके अलावा इसमें जो भी हमने कंट्रोल लिए हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, वो कहाँ प्रदर्शित होती है, प्रॉपर्टी विंडो में। तो क्या क्या चीज़ होती है एक बार मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको लिखने को काम आए। तो कोई भी कंट्रोल की प्रॉपर्टी देखें तो सबसे पहले उसका नाम होता है आइडेंटिफायर। तो इसको आप बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, जैसे बटन का नाम आप बदल दीजिए, बटन बन ना रखे बदल सकते हैं। पर शॉर्ट में क्या रखना है, BTN पहले रखना है, उसके बाद आपको चीज़ें। उसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी कॉमन रहती है वो रहती है आपकी बैक कलर, यानी कि बैकग्राउंड का कलर क्या रखना है, बैक कलर आप बदल सकते हैं। बैकग्राउंड में चाहे तो इमेज भी रख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी इनेबल। इनेबल मतलब ये काम करने योग्य रहेगा या नहीं रहेगा रन टाइम पे, तो रहना चाहिए तो ट्रू और नहीं रहना चाहिए तो फॉल्स। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो फॉन्ट की रहती है, यानी कि इसके फॉन्ट की फॉर्मेटिंग आप बदल सकते हो, जो भी आपको करना है। डायलॉग बॉक्स मैंने बताया था आपको अभी। नेक्स्ट जो चीज़ होती है फॉर कलर। ठीक है, तो फॉन्ट का कलर बदल सकते हैं जो कि हमने बदले थे। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा लॉक और अनलॉक, यानी कि ये इधर उधर खिसकेगा नहीं खिसकेगा वो भी डिफाइन होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी आप देखोगे तो आपको साइज़ देखने को मिलेगी। साइज़ सभी कंट्रोल का मिल जाता है। इसके बाद साइज़ के बाद टैब इंडेक्स, यानी कि कर्सर एक के बाद एक आता है तो वो किस प्रकार आएगा, 6वें नंबर पर आएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से। उसके अलावा टेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे वो टेक्स्ट हो जाता है। उसका अलाइनमेंट क्या रहना चाहिए वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि भाई लेफ्ट रहना चाहिए या फिर सेंटर रहना चाहिए, तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे तो आपको विजिबल और इनविजिबल, ट्रू है तो दिख रहा है और नहीं दिखाना है तो फॉल्स कर दो। तो ये हो जाती कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जिनको मैं गिनकर बताऊं तो आपको देखने को मिलेगी। नेम एक हो गया, उसके बाद आपको बैक कलर, बैकग्राउंड इमेज, ये 3 हो गए। फिर इनेबल 4 हो गया, फॉन्ट फॉर कलर 6 हो गए। उसके बाद आप देखोगे तो लॉक आपका 7 हो गया। उसके बाद आपका साइज़ देखने को मिलेगा तो 8 हो गया। टैब इंडेक्स 9, टेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा 10, टेक्स्ट अलाइन 11 और उसके बाद आप विजिबल देखोगे तो 12। तो 12 कॉमन प्रॉपर्टी आप याद रख लेना, लगभग लगभग सभी में इसका यूज़ किया जाता है। तो प्रॉपर्टी हो गई। इवेंट ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया, जैसे इवेंट में जाओगे तो इवेंट में आप देखोगे तो इवेंट आपको यहाँ दिख रहा है। जैसे देखिए माउस से रिलेटेड ही इवेंट देखोगे तो माउस मूव, माउस अप, ठीक है, माउस लीव, आवर, एंटर, डाउन, क्लिक, डबल क्लिक। देखिए यहाँ पे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 3 हो गए उसके कीबोर्ड के, तो वो हो गए आपके 11। तो इवेंट आप याद रख लेना। फिर आप देखोगे मेथड, तो मेथड भी देखने को मिलेगी। मेथड हम देख लेंगे आगे चल के। ठीक है, मेथड आप देखोगे तो डबल मतलब एक प्रकार से कोष्टक पैरेंथेसिस में लिखी जाती है, उसे बोल देते हैं मेथड। तो यहाँ पे जो आईडी है मतलब हमने यहाँ प्रॉपर्टीज़ देख लिए, इवेंट भी देख लिए, तो प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत दिखता है सारी चीज़ें। उसके बाद सॉल्यूशन एक्सप्लोरर क्या दिखाता है, फॉर्म में जो भी कंटेंट या रिसोर्सेज यूज़ किए गए उसका सॉल्यूशन यानी कि उसके कंटेंट दिखाता है। ये हो गई सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ये कोड विंडो दिख जाती है। कोड विंडो क्या करती है, फॉर्म में जो भी कंट्रोल है उस पर काम कराना तो कोडिंग लिखना पड़ता है, ये कहलाती कोड विंडो। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो आपको व्यू में जाकर देखोगे तो यहाँ पर देखिए आपको
ऑब्जेक्ट ब्राउज़र और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो क्या करती है, आईडी के रूप में हेल्प करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है आईडी को सपोर्ट करती, मतलब आईडी के अंतर्गत वर्किंग करती है। जैसे ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में दिखा देता हूँ, यहीं पे होगा, देखिए F2 से वो आ जाता है हालांकि। तो यहाँ देखोगे तो ऑब्जेक्ट ब्राउज़र देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट ब्राउज़र मतलब जो क्लास होती है बार बार यूज़ किए जाने के लिए, उसके लिए ऑब्जेक्ट जो रहते हैं वो कहलाते हैं इसमें। देखिए यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा ड्राइंग से रिलेटेड सिस्टम डॉट डाटा डॉट इम्पोर्ट OLEDB, देखिए ODBC, डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो ये हो जाते हैं ऑब्जेक्ट ब्राउज़र। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं जो आईडी है। तो इसका स्ट्रक्चर आपने देख लिया कंप्लीट, आईडी आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं वेरिएबल के स्कोप की। तो वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं, लोकल और ग्लोबल। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो मैं यहीं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए, एक है क्लास पब्लिक और एक है प्राइवेट। इसका मतलब इसके अंदर जो वेरिएबल लिए हैं वो कहलाएंगे लोकल। पर अगर यही वेरिएबल हम ले लेते हैं कहाँ पे, ऊपर यहाँ पे, तो ये क्या कहलाते हैं आपके पब्लिक। तो इस प्रकार आप जो है इसका एग्जाम्पल बनाकर बता सकते हैं, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है और उसी के बारे में पूछा गया है। तो हम देखिए यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। अगर यहाँ हटा देते हैं तो ये काम करेगा, ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक है। पब्लिक दूसरे बटन में भी काम करेगा, तीसरे में भी, यानी पूरे प्रोग्राम में काम करेगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो लोकल और ग्लोबल ये देख सकते हैं। लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल भी बोल देते हैं, स्कोप ऑफ वेरिएबल भी इसको बोल देते हैं। इसको एग्जाम्पल के साथ आप समझा देना। फिर बात कर लेते हैं एरे की। तो एरे हम देखते हैं, एरे का मतलब क्या होता है। एरे देखिए, जब हमको यहाँ लेना था क्या, वैल्यू कितनी, 3। तो 3 वैल्यू लेना था तो कितने वेरिएबल बनाए, 3। अगर यही हमको 10 वैल्यू लेना तो कितने वेरिएबल बनेंगे, 10। परंतु हम चाहते हैं कि 10 वैल्यू, मतलब 10 वेरिएबल के लिए, 10 वैल्यू के लिए 10 वेरिएबल ना लेना पड़े। चलिए पहले हम फॉर्म ऐड करना देखते हैं। यहाँ जाएंगे प्रोजेक्ट में, ऐड विंडोज़ फॉर्म करेंगे, एक नया फॉर्म ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जाएंगे और हम जो है यहाँ विंडोज़ फॉर्म, और विंडोज़ फॉर्म का नाम फॉर्म 2 है, ऐसे ऐड कर लेते हैं। देखिए फॉर्म 2 आ गया सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में। इस फॉर्म में हम डिज़ाइन करते हैं एक लिस्ट बॉक्स, एरे बनाते हैं। तो एक लिस्ट बॉक्स बनाते हैं और एक बटन बनाते हैं। ये देखिए एक बटन बनाए। अब इनकी फॉर्मेटिंग चाहे तो आप बदल सकते हैं। बदलना इसलिए क्योंकि थोड़ा सा बड़ा, आंखों को अच्छा लगना चाहिए, बड़े बड़े दिखना चाहिए। देखिए इस प्रकार से फॉन्ट, तो आपको थोड़ा ठीक लगेगा। बटन का नाम क्या कर लेते हैं हम, बटन का नाम बदल देते हैं, इसका नाम कर लेते हैं ऐड। क्योंकि हम क्या बना रहा है, एक प्रकार से लिस्ट बॉक्स कंट्रोल क्या है, एक से अधिक आइटम को स्टोर करता है। और यहाँ पे जो बटन है वो तो क्लिक करने का काम करता है, टेक्स्ट बॉक्स सिंगल आइटम को स्टोर करता है। ऐसे ही कॉम्बो बॉक्स आपका मल्टीपल आइटम को स्टोर करता है। रेडियो बटन ऑप्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे चेक बॉक्स की बात करें तो ये भी ऑप्शन के लिए, पर यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्शन होता है, यहाँ पर सिंगल सेलेक्शन होता है। सबकी प्रॉपर्टीज आप ध्यान रख लेना जो मैंने बताया अभी। अब हम चलते हैं एरे बनाते हैं। तो यहाँ देखिए हम एरे बनाते हैं डिम ए, और ए के अंदर रख देते हैं हम 5। क्या रख देते हैं, 5 नहीं रख देते, 3 रख देते एस इंटीजर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ए हमने वेरिएबल ली है पर अंदर हमने पैरेंथेसिस में कोष्टक में 3 लिख दिए। तो 3 क्या है, 3 जो है ए का साइज़ है, और ए का साइज़ कैसा है, इंटीजर टाइप का है। तो हम लिख देते हैं ए, और ए 0 से शुरू होता है, मतलब एरे कहाँ से शुरू होता है, 0 से। और ए में हम लिख दिए कितने, मान लो यहाँ 30 लिख दिए, और ए जो है यहाँ पे 1, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 1 लिखने के बाद हम जो है इसमें कर देते हैं 40, और ए को कर देते हैं हम 2। मतलब जब 3 आइटम लिए हैं तो कहाँ तक जाएंगे, 2 ही तक जाएंगे क्योंकि 0 से शुरू हुआ है। तो यहाँ लिख देते हैं 50। उसके बाद हम कर लेते हैं, हमने क्या लिए हैं, लिस्ट बॉक्स। तो लिस्ट बॉक्स 1 लिए हैं, डॉट आइटम्स, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, डॉट ऐड इसकी मेथड होती है। मेथड को कभी भी पिंक कलर के बॉक्स के साथ दिखाया जाता है। ये देखिए ध्यान से, पिंक कलर का बॉक्स मतलब मेथड है। ध्यान से देखिए, देखिए जितनी भी आ रही है ये सब मेथड है। जैसे ऐड है, क्लियर है, इक्वल है, काउंट, देखिए कॉपी टू है, कंटेंट है, यहाँ टू स्ट्रिंग है, रिमूव है, ये सब मेथड है। तो मेथड अगर आया तो इनको आप लिख सकते हैं। तो ऐड में हमने क्या करे, ए का 0 ऐड कर दिए, जो 0 है उसको ऐड कर दिए। और लिस्ट बॉक्स में मल्टीपल आइटम आते हैं तो मल्टीपल आइटम हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कर देते हैं 1, और यहाँ पे कर देते हैं हम 2। तो इसका मतलब ए ने कितने आइटम स्टोर करा है, 3, जो किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के, यानी कि डाटा टाइप तो सेम है पर आइटम बदल चुके हैं। तो इसको हम सिंपल रन करते हैं। अब देखिए रन करे हैं तो हमारा जो प्रोग्राम था वो एरे वाला था, और ये रन हो गया स्टेटमेंट वाला। तो हम सिंपल इसको क्लोज करेंगे और कहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, माय प्रोजेक्ट में। और माय प्रोजेक्ट में जाके हम क्या करेंगे, फॉर्म को चेंज करेंगे। फॉर्म मतलब देखिए जो स्टार्टअप फॉर्म है, ध्यान से देखिए यहाँ पे स्टार्टअप फॉर्म कैसे चेंज करेंगे। VB.NET के अंतर्गत स्टार्टअप फॉर्म बदलने के लिए आपको कहाँ जाना है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, माय प्रोजेक्ट में। माय प्रोजेक्ट में जाओगे तो यहाँ देखिए आपका माय प्रोजेक्ट के अंतर्गत सारी चीज़ें ओपन हो चुकी है। जिसमें एप्लीकेशन टैब में जाओगे तो आपको सबसे पहले नाम दिखेगा,
फ्रेमवर्क का वर्जन दिखेगा, उसके बाद आपको स्टार्टअप फॉर्म दिखेगा। तो यहाँ आपके द्वारा बनाए गए फॉर्म की लिस्ट आएगी, जिसमें आपको फॉर्म 2 सेलेक्ट करना है, जो भी रन कराना है, और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट को रन करना है। तो आपका वो फॉर्म रन हो जाएगा जो आपने रन करना है। ठीक है, ये आपका फॉर्म रन हो गया। यहाँ हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग में क्या दे देते हैं, हेडिंग में हम जो है एक प्रकार से इसमें हेडिंग दे देते हैं, और वो हेडिंग कॉपी करके ले आते हैं हम। कौन सी वाली, जो आपके पास में फॉर्म 1 में है, ये वाली हेडिंग कॉपी करके ले आते, ताकि आपको फॉर्मेटिंग से बचना पड़े। ये देखिए BB.NET एरे नाम कर देते इसका नाम क्या कर देते, BB.NET एरे। एंड लिस्ट बॉक्स भी देख रहे हैं ना हम। और अब इसको सीधे रन कर लेते हैं। रन करेंगे तो ऐड करेंगे, देखिए 3 आइटम ऐड होगा। इसका मतलब एरे आप समझ गए होंगे। एरे जो हो जाती है मल्टीपल एलिमेंट का कलेक्शन, जो कि इंडेक्सिंग फॉर्म में होते हैं 0 से लेकर एंड तक। तो एरे क्या हो जाती है, सेम टाइप के, या इंटीजर हो सकता है या स्ट्रिंग हो सकता है। यहाँ हमने नंबर्स लिए, इसकी जगह स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, मल्टीपल नेम। तो मल्टीपल टाइप के जो मतलब मल्टीपल आइटम जो सेम टाइप के होते हैं, या इंटीजर हो या स्ट्रिंग, इनके कलेक्शन को हम बोल देते हैं एरे। परंतु यहाँ पे एरे का एग्जाम्पल आप बना देना, कलेक्शन होते हैं। कलेक्शन जो हो जाते हैं एरे से थोड़े डिफरेंस हो जाते हैं। मतलब एरे में आपकी बाउंडेशन है कि एक टाइप के डाटा टाइप लेना है, पर कलेक्शन जो हो जाते हैं मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कलेक्शन का आप एग्जांपल यहाँ से देख के बना सकते हैं। इसके बारे में भी लिख सकते हैं कि साइज डायनेमिक हो जाता है, हेट्रोजीनियस, मतलब अलग अलग प्रकार के डाटा टाइप हम रख सकते हैं। नो इंडेक्स रिस्ट्रिक्शन, मतलब इंडेक्सिंग की ज़रूरत यहाँ पर देखने को नहीं पड़ती, परंतु एरे में ज़रूरत पड़ती है। दोनों में आप अंतर बता सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आप देख सकते हैं सब रूटीन्स और फंक्शन में अंतर। चलिए एक फंक्शन और एक सब रूटीन बना के देखते हैं। इसके लिए फिर से हम एक जो है क्या ऐड कर लेते हैं, एक प्रोजेक्ट ऐड कर लेते हैं, विंडोज़ फॉर्म। फॉर्म 3 है। फॉर्म 3 हो गया, और फॉर्म 3 में हम जो है क्या बना लेते हैं, फॉर्मेटिंग कॉपी करके ले आते हैं यहाँ से, ये वाला। और यहाँ चल के हम इसको क्या कर लेते हैं, इसकी हेडिंग हम बदल सकते हैं यहाँ पे, सब एंड फंक्शन, दो चीज़ हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ नीचे हम ले लेते हैं क्या, टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। एक प्रकार से हम जो है यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। चलिए एक हम ले लेते हैं यहाँ पे, एक टेक्स्ट बॉक्स, एक और एक, दो। इनके लेबल हम ले सकते हैं कायदे से, पर लेबल ना लें तो चलेगा। चलिए एक बनाते हैं हम सब। अब यहाँ देखिए यहाँ एक और बटन ले लेते हैं, बटन 2। और बटन 2 में हम जो है यहाँ बटन 1 में हम क्या लिख देते हैं, सब। बटन 1 में हम सब लिख देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं हम फंक्शन। चलिए इनकी सबकी फॉर्मेटिंग हम बढ़ा देते हैं, मतलब थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि साफ साफ दिखे। फ़ॉन्ट में गए, और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको 14 कर दिए। और 14 करने के बाद पहले सब में काम करते हैं। तो सब में काम करने के लिए बटन में काम नहीं करना पड़ता। यहाँ ऊपर हम क्लास में गए, और यहाँ लिख दिए हमने पब्लिक सब ऐड कर दिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पब्लिक नहीं भी लोगे तो चलेगा, पर सब हमने क्या कर दी, ऐड कर दिए। और यहाँ हम लिख देते हैं डिम ABCS इंटीज़र। ठीक है, और A बराबर हमने कर दिए 30, कोई वैल्यू ले सकते हैं। B बराबर हमने कर दिए 20, 29 जो भी। C बराबर हमने A+B कर दिए। और फिर उसके बाद हम जो है C को आउटपुट में प्रदर्शित करा देते हैं। अब आउटपुट में कैसे कराना भाई, मैसेज बॉक्स में करा सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में। तो MSG बॉक्स में हमने C को प्रिंट करा दिए। मतलब हम यहाँ लिख देते हैं टोटल, स्ट्रिंग को लिखना है तो डबल कोट में लिखना पड़ता है, टोटल इज इक्वल, एक मिनट, ये टोटल इज, और यहाँ लगा देते हैं हम, ठीक है, इक्वल लगाकर, और C के साथ में हम कॉमा लगा देते हैं। ये देखिए ये हो गया टोटल इज। और यहाँ पे हम जो है इसको रन कराएंगे। रन कहाँ कराएंगे भाई, सब और फंक्शन ऑटोमेटिक तो रन नहीं होता है। तो बटन 1 में हम जो है यहाँ क्या कर देते, ऐड नाम से लिख देते। ठीक है, अब एक फंक्शन बनाते हैं। यहीं पे क्या बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन ऐड 1। और इसमें हम जो है वेरिएबल ले लेते बाय वैल। ठीक है, बाय वैल्यू AS इंटीज़र, और ऐसे ही हम ले लेते हैं वाई वैल्यू BS इंटीज़र, कॉमा लगा के हम ले लेते हैं बाय वैल BS इंटीज़र। ठीक है, ये देखिए इसको इधर कर लेते हैं, और ये कोष्टक को हटा के यहाँ ले आते हैं।
दो हमारे जो हो गए एस इंटीजर टाइप का ले लेते हैं। ये इंटीजर की स्पेलिंग गलत है। अगर आप ये नहीं भी लेते हैं तो आप जो है यहाँ पे एरर नहीं आएगी। देखिए एज इंटीजर नहीं भी लेते पर हम ले लेते हैं एज इंटीजर। ये देखिए एज इंटीजर ले लिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए ए और बी आए हैं ना, ए और बी को हमको टोटल करना है। तो हम यहाँ चाहे तो वेरिएबल फिर से ले सकते हैं और सीधे हम जो है डिम सी एस इंटीजर लेकर क्या कर देते हैं, सी इक्वल ए प्लस बी, और यहाँ कर देते हैं हम क्या, रिटर्न। तो मतलब फंक्शन जो है वैल्यू को रिटर्न करते हैं। रिटर्न किसको करना है बताओ, रिटर्न सी को करना है, यानी कि सी को हम रिटर्न करना चाहते हैं। अब देखिए इसको कॉल कहाँ कराएंगे, जब हम कॉल कराएंगे तो इनपुट बॉक्स या रन टाइम पे हमको ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू एंटर होगी तब हम जो है यहाँ पे वैल्यू जाएगी और उसके बाद मैसेज बॉक्स में प्रिंट होगा। तो ये फंक्शन वाले में गए और हम कराना है ऐड वन। ऐड वन क्या है, एक फंक्शन है। तो यहाँ देखिए ऐड वन हमने कराए हैं और ऐड वन को हम सीधे क्या ले लेते हैं, डिम सी ले लेते हैं, सी एस इंटीज़र, सी एस इंटीज़र, और सी बराबर हमने कर दिए ऐड वन। ठीक है, और ऐड में हम जो है वैल्यू दे देते हैं। ऐड में वैल्यू क्या दे देते हैं, मान लो हम 30 दे देते हैं और 35 दे देते हैं। ठीक है, और हम जो वैल्यू लिए हैं वो हम यहाँ पे हटा देते हैं। जो हमने टेक्स्ट बॉक्स लिए ना इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे सब के अंतर्गत हम डायरेक्ट कॉल कर पा रहे हैं, मतलब यहाँ पे रिटर्न नाम की कोई फैसिलिटी नहीं है सब में। पर फंक्शन में देखिए रिटर्न हो सकता है, वैल्यू रिटर्न हो सकती है, जो कहाँ से लिया जाएगी, जब हम फंक्शन रन करेंगे तो वहाँ पे दो वैल्यू देंगे, दो वैल्यू कहाँ आउट कराएगी, फंक्शन में आएगी, और फंक्शन को टोटल किया जाएगा और रिटर्न किया जाएगा, फिर यहाँ आउटपुट आएगा। और आउटपुट कैसे आएगा, ये भी मैसेज बॉक्स में आएगा। ठीक है, मैसेज बॉक्स में क्या करेंगे, वैल्यू रिटर्न इज़। ठीक है, और यहाँ कर देते हैं हम क्या, कॉमा लगा के सी। चलिए अब इसको हम जो है रन करते हैं। रन करेंगे तो वही सिस्टम फिर से आ गया, कौन सा, कि भाई आपको ये फॉर्म 3 है, फॉर्म 3 को फिर से यहाँ प्रेफरेंस चेंज करना पड़ेगा, माय प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा, फॉर्म 3, और अब रन करोगे तो ये जो प्रोजेक्ट है रन हो गया। सब रूटीन के अंतर्गत देखिए टोटल इस, अब टोटल इस क्या आएगा, कुछ दिए नहीं है तो टोटल इस क्या आ जाएगा भाई, ए और बी के अंतर्गत हमने कुछ दिए नहीं है। तो हम सबसे पहले चलेंगे यहाँ पे और सब रूटीन में जाएंगे, और यहाँ ए और बी में कुछ डाटा दिए क्या, मतलब ये वाले में, ये देखिए सब रूटीन्स में तो दिए हैं हमने, तो ये अच्छा अपन ने गलत रन कर दिए। ठीक है, तो ये क्या है, फंक्शन बटन वन है, हाँ सब है ये, और बटन वन है। तो बटन वन में हमने क्या ऐड करा है, ये ऐड करा है। ठीक है, ये वाला जो सब रूटीन है वो ऐड कराए हैं। देखिए यहाँ पे इंपोर्ट में बहुत सारी फैसिलिटी आ गई है, ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आ गई सीरियलाइजेशन और कंपाइलर सर्विस। तो यहाँ पे इसको हम जो है क्या करेंगे, सी में क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, मैसेज बॉक्स में प्रिंट हो जाना चाहिए। तो हम इसको रन करते हैं, यहाँ रन करें, देखिए वैल्यू इज़, यहाँ रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब एरर है, हमारे प्रोग्राम में एरर है। देखिए यहाँ से हमने जो अभी डबल कोड वाली जो स्ट्रिंग ली है वो हटा दी है, और अब हम रन करके देखते हैं दोनों में से। ठीक है, क्योंकि जो आउटपुट है वो नहीं आ रहा था, तो देखिए यहाँ आउटपुट आ चुका है। सब रूटीन्स वाला जो है 59 आ गया और फंक्शन वाला जो है 65 आ गया। कैसे आया है भाई, यहाँ पे फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न किया है, मतलब फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न किया है तब जाके कहीं आया, और ऑटोमेटिक रन नहीं होता था, हमने कहीं कॉल करे हैं, या तो कहीं बटन पर क्लिक करो या जैसे भी। और यहाँ पर सब रूटीन्स जो है वो वैल्यू रिटर्न नहीं करती है। तो दोनों में सिर्फ इतना अंतर है, आप इनको एग्जाम्पल बनाकर समझा सकते हैं और इनके बारे में लिख सकते हैं। इनको आप पढ़ लेना एक बार तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बता देना। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं जिनके बारे में मैं समझा देता हूँ, कंप्लीट वीडियो में आप देख लेना इसको। जैसे इफ़ एल्स यानी कंडीशनल स्टेटमेंट पूछा है, और लूपिंग स्टेटमेंट। तो कंडीशनल और लूपिंग स्टेटमेंट क्या होती है, दोनों में हम अंतर देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे एक तरफ दिया है लूप और एक तरफ दिया है कंडीशन। तो लूप, पहले कंडीशन समझ लेते हैं। कंडीशन मतलब शर्त के आधार पर, यानी कि कोई आपने लॉजिक एक्सप्रेशन दी है कि ए बड़ा है बी से, तो हाँ या ना, अगर ट्रू है तो ट्रू वाला आंसर रन हो जाएगा, और फॉल्स है तो फॉल्स वाला। परंतु यहाँ ऐसा होता है कि अगर ट्रू है, मतलब कोई लॉजिक दिए हैं, अगर ट्रू है
तो वो क्या होगा, वो बार बार चलते रहेगा, मतलब वो एक चक्र है। जैसे मान लो 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई एक से स्टार्ट देना पड़ेगा और 10 से छोटा बताना पड़ेगा। तो कंटिन्यू कंटिन्यू चलते रहे, कब तक, जब तक कि 10 तक ना पहुंच जाए। और जैसे गलत हुआ तो लूप से बाहर, यानी लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऐसे आप फ्लो चार्ट बनाकर समझाएंगे और प्रोग्राम एग्जाम्पल देंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इफ़ स्टेटमेंट की बात करें तो इफ़ में आपको एक शर्त होती है। और एक और चीज़ ध्यान रखिए, जब आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो सिंटेक्स लिखना मत भूलना। सिंटेक्स क्या होता है, एक प्रारूप होता है कि प्रोग्राम आपका कैसा रहेगा। तो ये जो हो जाता है सिंटेक्स हो जाता है जिसमें इफ़ कंडीशन, मतलब यहाँ पे इफ़ रहेगी, इफ़ लगाकर हम देंगे कि भाई एज बड़ा है या बराबर है किसके, 18 के, तो क्या होना चाहिए। देन में क्या आ जाएगा कि यू कैन वोट, और एल्स में क्या आ जाएगा, यू कैन नॉट वोट। तो यहाँ पे इफ़ में कौन सी कंडीशन आती है, सही वाला आंसर रन होगा, और यहाँ पे एल्स में गलत वाला आंसर रन होगा। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं आप एग्जाम्पल। तो देखिए डिम, ये एग्जाम्पल बनाओगे आपके एग्ज़ाम में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ देखिए आपको डिम नंबर एज इंटीजर 10 लिए, और 10 जो है यानी नंबर बड़ा है जीरो से तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और नंबर बड़ा छोटा है जीरो से तो नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सेलेक्ट केस स्टेटमेंट पूछा है, तो सेलेक्ट मतलब मल्टीपल कंडीशन के लिए, जैसे एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट होता है। तो सेलेक्ट केस में हमने देखिए ये केस वैल्यू दे दिए, उसका कोड एग्जीक्यूट करा है वैल्यू 1 वाला, फिर वैल्यू 2 वाला, नहीं है तो एल्स वाला। ऐसे ही इसका एग्जांपल देखिए, हमने वैल्यू दिए हैं 3, किस में, डे में। तो हम डे 1 में दिखाना चाहते केस में मंडे, डे मतलब केस 2 में दिखाना चाहते ट्यूसडे, 3 में दिखाना चाहते वेडनेसडे, ऐसे 7 तक ले सकते हैं। और अगर 8 है तो इनवैलिड डे बोल देगा। तो ये कहलाता है सेलेक्ट केस स्टेटमेंट। ऐसे आप देखोगे तो लूपिंग स्टेटमेंट देखने को मिलेगी, बार बार जो कंडीशन उसको सही है तो घूमते जाता है। जैसे मान लो हमने लूप लिए हैं तो ये रिपीट करता है पूरा ब्लॉक को। तो यहाँ देखिए फॉर लूप हमने लिए, आप सिंटेक्स लिख देना, 1 से लेकर 5 तक प्रिंट कराना है, तो वो कंप्लीट राउंड घूमते रहेगा और 1 से लेकर 5 तक यहाँ पे गिनती प्रिंट कर देगा। वाइल लूप का मतलब भी वैसे ही हो जाता है, परंतु इसमें क्या दिया जाता है, 3 कंडीशन दी जाती है। देखिए यहाँ फॉर लूप में एक ही बार में दे दिए, स्टार्ट, एंड और कंडीशन सारी चीज़ें, पर यहाँ पे कंडीशन अलग दिए, फिर आपकी आउटपुट अलग दिए, और यहाँ पे आपकी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अलग दिए। तो ये वाइल लूप हो जाता है, सेम काम करता है फॉर लूप जैसे। इसके अलावा आप देखोगे तो डू वाइल लूप, ये भी वाइल लूप जैसे ही होता है, परंतु एक बार कंडीशन को रन कर देगा तब कहीं कंडीशन को चेक करेगा। मतलब यहाँ देखिए जब ये रन कर देगा तब कहीं यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी वाइल लूप के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे डू वाइल लूप देखने को मिल जाएगा। इसके बाद मैसेज बॉक्स हमने देख लिए। इनपुट बॉक्स क्या होता है, इनपुट बॉक्स का मतलब हो जाता है जब भी आपको रन टाइम पे कोई इनपुट लेना है तो आपको इनपुट बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। इनपुट बॉक्स कैसा होता है, चलिए हम एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। हम एक और फॉर्म ले लेते हैं, एक फॉर्म ले लेते हैं, हम प्रोजेक्ट में जाते हैं और ऐड विंडोज़ फॉर्म करते हैं, और यहाँ पर हम फॉर्म लेकर ऐड कर देते हैं। अब यहाँ एक बॉक्स मतलब हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिए, और हम जो है यहाँ पे बटन ले लेते हैं, और दोनों के फ़ॉन्ट साइज़ थोड़े से बड़े कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ कैसे बड़े करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाके आप बड़े कर सकते हो। ये देखिए, ओके करें, और यहाँ हम बटन में क्या कर देते हैं, ऐड नाम से एक लिख देते हैं, जैसे ऐड लिखे, और इसमें हम लिख देते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं, डिम नेम एस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नाम से हमने ऐड कराना है ना। और नेम में हमने दे दिए क्या, इनपुट बॉक्स। देखिए इनपुट बॉक्स क्या होता है, इनपुट बॉक्स में हम लिख देते हैं यहाँ पे एंटर योर नेम, और कॉमा लगा के इसका हेडर दे देते हैं। ठीक है, इनपुट बॉक्स, या फिर हम दे देते हैं यहाँ पे SSW एजुकेशन। चलिए अभी रन करते हैं। रन करने से पहले आपको प्रोजेक्ट में जाकर क्या करना पड़ेगा, फॉर्म 4 करना पड़ेगा, प्रेफरेंस चेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद इसको रन करोगे तो यहाँ ऐड करोगे। देखिए इनपुट बॉक्स आ गया, एंटर यूर नेम, हेडिंग का नाम SSW एजुकेशन आ गया। यहाँ हम लिख देते हैं, मेरा नाम मैं लिख देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब देखिए मैंने इसको सिर्फ उसमें लिया हूँ और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में प्रिंट नहीं कराया, तो आधा हमने काम करे थे। फिर से चलते कहाँ पे, फॉर्म 4 में, और इसमें ऐड में चलते हैं। तो देखिए नेम में लिए बस थे, नेम को प्रिंट कहाँ कराया हमने, तो नेम को प्रिंट कहाँ कराओगे, टेक्स्ट बॉक्स बन लिए ना, डॉट टेक्स्ट, इसमें क्या आ जाना चाहिए, नेम आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब फिर से रन करो।
आधा काम कर लिए थे हमने, है ना। अब यहाँ फिर से हमने ऐड करे, ऐड में हमने करे, ये देखिए अरविंद ओके करे, तो देखिए अरविंद कहाँ आ गया, यहाँ आ गया टेक्स्ट बॉक्स में। तो रन टाइम पे इनपुट अगर लेना है तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, इनपुट बॉक्स की। और अगर हमको प्रिंट करना, जैसे मान लो इसी को हमने यहाँ इसका नाम कर देते हेलो, और हेलो में हम मैसेज बॉक्स प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स ये वाला भी होता है, मैसेज बॉक्स डॉट शो के साथ में यूज़ किया जाता है मेथड के साथ में। तो हम यहाँ लिख देते हैं क्या, हाँ यहाँ लिख देते हैं हेलो SSW एजुकेशन, और इसका जो कॉमा लगा हेडर हम दे देते हैं। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये देखिए कुछ बटन आ जाएगी, ओके कैंसिल लेना है, बटन के बाद कॉमा लगाएंगे तो हमारे पास में आइकॉन आ जाएंगे, देखिए आइकॉन, आइकॉन आ जाएगा इन्फॉर्मेशन वाला। चलिए इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। ये देखिए यहाँ पे एक तो हो गया आपका मैसेज, एक हो गया आपका टाइटल, एक हो गया आपका बटन, और नेक्स्ट हो गया आपका आइकॉन। तो इतना सारा कंप्लीट एडवांस मैसेज बॉक्स आप बता सकते हो, और इसको रन करा के देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से मैसेज आएगा, देख रहे हैं आप, ये देखिए हेलो SSW एजुकेशन, टाइटल भी आ गया, ओके कैंसिल भी आ गया, इन्फॉर्मेशन का साइन भी आ गया। तो एडवांस मैसेज बॉक्स आप समझा सकते हैं एग्जाम में। तो दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इनपुट बॉक्स और मैसेज बॉक्स। आप फॉर्म को लोड करना, फॉर्म को शो करना, फॉर्म को हाइड करना। तो फॉर्म को लोड करना तो हमने देख लिए, देखिए यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो जब हम फॉर्म को रन करते हैं तो फॉर्म तो लोड हो रहा ना। तो फॉर्म को लोड करना, या फिर ये देखिए स्टार्टिंग में जब फॉर्म 4 है उसको लोड करेंगे तो क्या आना चाहिए, तो यहाँ एक मैसेज बॉक्स शो होना चाहिए, या फिर करंट टाइम पे कुछ रन होना चाहिए, जैसे मैसेज बॉक्स शो हो, मैसेज बॉक्स शो हो वेलकम, ये देखिए वेलकम टू माय प्रोजेक्ट, और इसको जब हम रन करेंगे तो देखिए सामने क्या आएगा, ये देखिए आया वेलकम टू माय प्रोजेक्ट, ओके करेंगे तब ये काम होगा। तो लोड इवेंट पे भी हमने काम कर लिए। उसके बाद फॉर्म लोड हो गया, फॉर्म को शो करना, तो फॉर्म को दूसरे फॉर्म को शो करना कैसे होगा, जैसे इस फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में जाना चाहते थे, इसी बटन को कॉपी करूँ मैं नीचे, और इसका नाम मैं बदल कर रख देता हूँ नेक्स्ट, ये देखिए, और नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, फॉर्म 3 आना चाहिए या फॉर्म 1 आना चाहिए। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म वन डॉट शो, ये देखिए शो नाम से एक मेथड लगती है फॉर्म शो कराने के लिए, और अपने आप को हाइड कर ले तो मी डॉट हाइड, खुद में अगर कोई चीज़ कॉल कर रहा है तो मी लिखना पड़ता है उसके लिए, और C# में जाएंगे दिस लिखना पड़ता है। तो हम इसको रन करेंगे तो यहाँ देखिए माय प्रोजेक्ट ये हो गया, और नेक्स्ट ये देखिए पहले रन कर लो, यहाँ लिख दो, और उसके बाद हम हेलो प्रिंट करेंगे तो ये मैसेज आ जाएगा, इस फॉर्म का काम कंप्लीट हो गया था, हम करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे, देखिए फॉर्म 1 आ गया। यहाँ पे भी आप नेक्स्ट प्रीवियस की बटन बना सकते हैं, और फॉर्म 1 की जगह आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म 2 फॉर्म 3 इस प्रकार से रन करा सकते हैं। तो ये हो जाती फॉर्म 1 फॉर्म को रन करने, मतलब शो करने हाइड करने की मेथड। इसको आप अपने हिसाब से समझा सकते हैं, मतलब हर एक को रेगुलर डिज़ाइन बनाकर, यहाँ डिज़ाइन नहीं बनाया पर प्रैक्टिकल मैंने दिखा दिया हूँ। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, लेबल क्या होता है, बटन क्या होता है, इन कंट्रोल की सहायता से फॉर्म डिज़ाइन कीजिए। हमने बना लिए ऑलरेडी, आप बनाकर देखिए और इसको एग्जाम्पल के साथ में आप लिख सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी यूनिट 3 की। यूनिट 3 में हमने जो है कुछ कंट्रोल्स के बारे में बात करें, GUI एप्लीकेशन यानी फॉर्म के बारे में बात करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकॉन को क्लिक कर लें।